हम इस सेट में आप लोगों के साथ बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल के लिए बेस्ट 50 क्वेश्चन जो जनरल अवेयरनेस के है वो करने वाले हैं। ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है दोस्तों, वो प्रीवियस ईयर में जो पेपर आता है उसके पैटर्न पे सेट है। यहाँ से मैं हर एक क्वेश्चन बाई क्वेश्चन को मैच करके उसी के आधार पर क्वेश्चन दिया हूँ। तो ये 50 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर 45 मार्क्स ला रहे हैं तो आपका बहुत तैयारी अच्छा है, 40 भी अच्छा है, लेकिन आपको थोड़ा और करने की ज़रूरत है। और जो लोग 30 से 40 के बीच में ला रहे हैं उनको भी बहुत से मेहनत करने की ज़रूरत है। ये 50 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला जो क्वेश्चंस है, जो हम एक लाइन बाय लाइन पढ़ के बनाते हैं, ये आपको हर एक चौथे दिन मिलेगी, हर एक फोर्थ डे आपको मिलेगी। जैसे कि आज 10 तारीख है तो अगला जो है 14 तारीख को आपको मिलेगा। और बाकी जो हमारे चैनल्स पे डेली आपको टेस्ट सीरीज मिलते हैं वो आपको मिलते रहेंगे, तो वहाँ से आप अपना तैयारी को ब्रशअप कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों बिना टाइम गवाए हुए। तो आज का हमारा पहला दोस्तों क्वेश्चन है, तो ये कह रहा है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर में नहीं है। तो नहीं वाला पूछता है तो आपको तुरंत से अलर्ट हो जाना है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है क्या, तो यही वाला नहीं है, पहला ही पे दे दिया। काजीरंगा है, सुंदरबन भी है और केवला देव भी है। तो इस तरह से आंसर क्या हो गया हमारा पहला, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है यूनेस्को विश्व धरोहर साइट में नहीं है। नेक्स्ट वन है कि नाम धापा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तब जब तक हम क्वेश्चंस पढ़े आपको आंसर सोच लेना है। आसाम में है कि अरुणाचल प्रदेश में है कि मणिपुर में है कि मिजोरम में है, आप बताइए कहाँ पे है। तो ये जो है दोस्तों वो अरुणाचल प्रदेश में है। नाम धापा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। रूस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, क्रॉस, डबल हेडेड ईगल, चांद तारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रूस का जो राष्ट्रीय चिन्ह है आप लोग सोच चुके होंगे, डबल हेडेड ईगल। फर्दर है कि कश्मीर में झीलों के भंडार करेवा किसके लिए जाना जाता है, केसर की खेती के लिए, सीढ़ीनुमा खेती के लिए या सेब के बागीचे के लिए या झूम खेती के लिए। तो आप आंसर सोच चुके हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूं, आंसर नंबर 1 केसर की खेती के लिए जाना जाता है। फर्दर आगे हमारा जो क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है द वेल्थ ऑफ नेचर रचना किसकी है। बिहार एसएससी में 3 क्वेश्चंस कम से कम आपको बुक से आएगा, 3 क्वेश्चंस कम से कम बुक से यहाँ पे आता है। पूरा पुराना पैटर्न उठा के आप देख लीजिए। तो ये द वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने लिखा है कि टॉम मूर ने लिखा है कि किपलिंग ने लिखा है या कॉलबर्ट ने लिखा है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों किसने लिखा है, एडम स्मिथ ने लिखा है ना, एडम स्मिथ ने लिखा है। फर्दर अगर आगे हम बात करें कि भारत का 52वां संशोधन किससे संबंधित है, 52 नंबर जो संशोधन हुआ था वो किससे संशोधन है आपको बताना है। तो ये सरकारी क्षेत्र में नौकरियों में आरक्षण के प्रावधान से है, या त्रिपुरा का स्पेशल राज प्रावधान से है, या फिर मताधिकार के लिए 21 से 18 करने के प्रावधान से है, या राजनीतिक दल विरोध से है। तो आपको पढ़ते ही पता चल गया होगा कि डी नंबर इसका आंसर होने वाला है। राजनीतिक दल विरोध का जो कानून बना था 52वां संशोधन के हिसाब से 52वां संशोधन में बना था। 7वां नंबर है दोस्तों कि भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है। सर्वोच्च न्यायालय को तो हमको पता है कि 123 में रीट जारी करने का अधिकार नहीं, हम अध्यादेश का बता दिए थे। तो आपको यहाँ पे बताना है कि उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार, यानी कि पटना उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार कौन देता है, 222, 224, 226 की 228। तो इसका जो आंसर होगा रीट जारी करने का अधिकार वो 226 होगा दोस्तों। कितना नंबर, 226 नंबर अनुच्छेद देता है अधिकार। 29 नंबर। दो क्वेश्चंस आप देखिए, क्वेश्चन जो हर एक क्वेश्चन है यहाँ पे वो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आया है उसी के आधार पे हम ये क्वेश्चंस लिए हैं, ठीक है, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चंस और उसी के सिलेबस से आधार पे ये क्वेश्चंस है सारा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन की बात कर रहा है कि सदन की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, बिल्कुल सही है। अध्यक्षता भी की जाती है, यानी कि राष्ट्रपति बैठक बुलाता है और राष्ट्रपति अध्यक्षता किया जाता है, पहला ये कह रहा है। तो आपके मन में आ गया होगा कि ये तो गलत है। दूसरा कह रहा है संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा सभापति द्वारा बुलाई जाती है और अध्यक्षता की जाती है। तो आपको भी पता चल गया होगा कि ये क्या है, गलत है, सभापति द्वारा तो नहीं बुलाई जाती है। तीसरा कह रहा है संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, यहाँ तक सही है, और लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। तो ये है दोस्तों सही क्वेश्चन। ये क्या आंसर इसका, ये सही है, तो ये पढ़ने की जरूरत है नहीं। इसमें क्या कह रहा है देख लेते हैं। संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति की अध्यक्षता में बुलाई जाती है, तो ये इसका उल्टा कर दिया, तो ये तो ऐसे भी गलत है। 9 नंबर की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो आपको क्वेश्चन देख के मजा आ रहा होगा, ठीक है। तो आपका कितना गलती हो रहा है नीचे कमेंट सेक्शन में करिएगा कि कितना मार्क्स आपका आया, ये ज़रूर से लीजिएगा। जैसे 40/45 इस तरह से
41/50 इस तरह से आप ज़रूर से करिएगा। तो आप पेन पेपर पे नोट करते चलिए, एक का सही हुआ हमारा, 2 का गलत हुआ, इस तरह से आप करते चलिए और बाद में फिर से आप एक बार देख लीजिए। फर्दर आगे अगर हम बात करें कि भारत में राज्यों, ये क्वेश्चंस एक एक क्वेश्चंस हम अपने हाथों से चुने हैं, उसके बाद यहाँ पे कॉपी पेस्ट किए हैं दोस्तों, तो इसमें मेहनत हमारा लगा है। तो हर एक इसमें क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है भारत में राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकतम संख्या निम्नलिखित किस उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो सबसे ज़्यादा जो आता है आपको पता होगा किस में है, गुवाहाटी में है दोस्तों। सब गुवाहाटी न्यायालय, उसके अधिकार क्षेत्र में बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश और राज्य आते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति को माफी देने के लिए सौंपा गया, यानी कि भारत के राष्ट्रपति अगर किसी को माफीनामा देते हैं तो किस अनुच्छेद में देते हैं। तो इसका आंसर आप लोगों के मन में आ गया होगा, अनुच्छेद नंबर 72। 11 नंबर में अगर हम बात करें कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश से लिया गया था। तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है दोस्तों, पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, रसिया से, यानी कि पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। तो क्वेश्चंस है ना, अच्छा, ये हर एक क्वेश्चन जो है वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पे लिया गया है। कह रहा है भारत के उपराष्ट्रपति पर, ठीक है, अभियोग यानी कि महाअभियोग, इसको समझिए, किसके द्वारा लगाया जा सकता है। विधान परिषद, तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा, विधानसभा ऐसे भी नहीं होगा, या तो राज्यसभा हो सकता है या तो लोकसभा हो सकता है। तो आप बताइए किस में हो सकता है। तो इसका आंसर राज्यसभा होगा, राज्यसभा में महाभियोग लगाया जा सकता है। फर्दर आगे 13 नंबर क्वेश्चन है कि क्रीमी लेयर से आप क्या समझते हैं। क्रीमी लेयर का तात्पर्य क्या है। तो शिक्षा के स्तर के आधार पर वर्गीकरण है, ये आय के स्तर के आधार पर वर्गीकरण है, या सामाजिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण है, या कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो क्रीमी लेयर जो है दोस्तों वो आय के स्तर पर वर्गीकरण है। तो ये 13 तक आप देख लिए होंगे क्वेश्चंस, आपका कितना सही हो रहा है। 14 में बात करें, आदर्शवाद के जनक किसे माना जाता है। आदर्शवाद का जनक दोस्तों किसे माना जाता है, तो प्लेटो को माना जाता है। भूटान की राष्ट्रीय भाषा, ठीक है, मतलब उसको क्या कहते हैं भूटान की राष्ट्रीय भाषा को, इसका आंसर आपको बताना है। तो इसको जोंगखा के रूप में जानी जाती है, ठीक है, जोंगखा। आपका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट वन है समुद्री भृगु बनता है, मुख्यतः समुद्री भृगु बनने का कारण जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो समुद्री भृगु जो बनने का कारण होता है समुद्री धाराओं के कारण होता है। तो ये क्वेश्चंस थोड़ा हटके में दिए हैं, क्योंकि इसमें 4 to 5 क्वेश्चन वैसा रहेगा जो आप थोड़ा हटके रहेगा, और बाकी क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में रहेगा वो सबके मिलता जुलता रहेगा, जो अच्छे से पढ़ते हैं उसके लिए, ठीक है। एल नीनो क्या है आपको पता है। तो हम एक जल धाराओं से रिलेटेड हमारे चैनल पे एक वीडियो है, तो आप उसमें वीडियो सर्च कीजिएगा अगर वीडियो लिस्ट में जाके, तो आपको उसमें देखेगा। तो गर्म जल धारा और ठंडी धारा को याद करने का हम बहुत अच्छा सा एक ट्रिक बताए हैं, और उस पर हम MCQ भी करे हैं जितना भी है। तो 2 वीडियो है, दोनों आप देख लीजिएगा तो सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये क्या है, उष्ण समुद्री धारा, यानी कि गर्म समुद्री धारा है एल नीनो। यहाँ पे उत्तरी अमेरिका में ऐसे करके मैप में बनाया रहता है, ये इधर से चलता है, ठीक है। अब रवांडा की राजधानी आपको बताना है दोस्तों। तो रवांडा की राजधानी कहाँ पे है बताइए। तो किगाली है। रवांडा की राजधानी क्या है, किगाली। एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन राजधानी पे भी रहेंगे। इक्विनॉक्स से क्या तात्पर्य है। इक्विनॉक्स का मतलब आप क्या समझते हैं। दिन और रात की समय अवधि बराबर होते हैं इसमें, रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, या वर्ष के सबसे छोटे दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। तो देखिए इक्विनॉक्स में हम जानते हैं कि जो है दोनों बराबर होता है, रात की अवधि और दिन की अवधि बराबर होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इक्विनॉक्स बोलते हैं। अब हम लोग 20 में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो वायु के ताप में बढ़ोतरी से वायु के बाष्पीकरण की क्षमता कम होती है। वायु अगर गर्म होगा तो बाष्पीकरण की क्षमता कम होगी, पहला क्वेश्चन है। ताप में वृद्धि से वायु दाब कम हो जाता है। निरपेक्ष आर्द्रता को वायु के प्रति घन मीटर के ग्राम से व्यक्त किया जाता है, या प्रति 165 सेंटीमीटर की चढ़ाई पर 1 डिग्री तापमान कम हो जाती है। तो इसका आंसर है ताप में वृद्धि से वायु दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। PV = nRT का फॉर्मूला जानते हैं, यानी कि प्रेशर इज, ठीक है, प्रेशर, ताप में वृद्धि से वायु दाब कम हो जाता है। 1 सेकेंड रुक जाइए। तो आप इस क्वेश्चंस को रहने दीजिए, बाद में हम क्लियर कर देंगे। आप टोटल 49 में ही देखिएगा। इसका आंसर तो हम B रखे थे, लेकिन अब हमारे कंसेप्ट के हिसाब से थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो कोई साइंस के अगर यहाँ पे
जानने वाले होंगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में क्या करके कमेंट कर सकते हैं, इसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। हमारे पढ़ाने का तरीका में यही खासियत है कि जब कभी भी कोई कन्फ्यूजन्स होता है तो तुरंत मैं सबके साथ शेयर कर देता हूँ। कह रहा है भारत के सबसे पुराना गिरजाघर, ठीक है, सेंट थॉमस चर्च। ये गोवा वाले की बात नहीं हो रही, अब तुरंत से गोवा में लगा दीजिएगा। गोवा में जो चर्च है उसका कुछ और नाम है, ठीक है। गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में अवस्थित है, इसकी बात कर रहा है। तो ये जो है दोस्तों अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है, केरल में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है, केरल। तो आगे अगर हम क्वेश्चंस की देखें दोस्तों, 22 नंबर क्वेश्चंस, तो कह रहा है कि अमजद अली खां जो थे वो कौन से संगीत वादक बजाते थे, सरोद, बीना, वायलिन या सितार। तो आंसर इसका होगा वो जो अमजद अली खां है वो सरोद बजाते थे। खुल्लम खुल्ला किस प्रसिद्ध अभिनेता की आत्मकथा है, शत्रुघ्न सिन्हा, जितेंद्र प्रसाद या फिर ऋषि कपूर या मिथुन चक्रवर्ती। तो आपके आंसर आ चुके होंगे ऋषि कपूर। बुक से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस आता है जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। तो खुल्लम खुल्ला किसकी कृति है, ऋषि कपूर की नहीं है, ये शत्रुघ्न सिन्हा की है, ठीक है। खुल्लम खुल्ला जो है शत्रुघ्न सिन्हा की है, ये आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिए इसको। इसके बाद गांधी को प्रभावित करने वाली पुस्तक अनटू द लास्ट के लेखक कौन थे, ठीक है। तो रस्किन बॉन्ड या जॉन स्किन, ये दोनों क्वेश्चंस में आपको कन्फ्यूजन हो रहा, बाकी इधर तो नहीं ही है। तो आप बताइए, आंसर आप सोच चुके होंगे, इसका कौन होगा, बी नंबर, जॉन रस्किन। कौन थे दोस्तों, जॉन रस्किन। 25 में अगर हम बात करें तो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो सबको पता है, यहाँ पे आपको बताना है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। तो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं 25 नंबर के, वो हैं मेघानंद देसाई साहब, ठीक है। नगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है, मुद्रा से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन हमेशा पिछले बार देखने को मिला था, तो मुद्रा जो लोग नहीं देखे हैं वो जरूर से देख लीजिएगा। तो भूटान की मुद्रा है, ये कहाँ की मुद्रा है दोस्तों, भूटान की मुद्रा है। फर्दर आगे हम बात करें WTO की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 77 में कि 95 में कि 85 में कि 90 में। तो आप बताइए, 95 में करी गई थी। कब करी गई थी, 95 में करी गई थी। ग्रैमी पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, तो ग्रैमी पुरस्कार जो है वो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 29 में वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 समुंदर तैर कर पार किया था। तो आपको ये विविध से क्वेश्चन है, ये विविध लुसेंट का जो है वहाँ से क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर होगा बुल्ला चौधरी। आंसर कौन हो जाएगा दोस्तों, बुल्ला चौधरी। 30 नंबर है कि किसान दिवस मनाया जाता है, किसान दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को या 18 दिसंबर को, 4 दिसंबर को या 23 दिसंबर को। तो किसान दिवस है दोस्तों वो 23 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चंस बहुत अच्छा क्वेश्चंस है, आप यहाँ पे देख के समझ पा रहे होंगे। नीचे कमेंट में ज़रूर से कमेंट कीजिएगा कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। 31 नंबर, दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ की तमिल। तो आप आंसर सोच चुके होंगे, आंसर आपके मन में तमिल आ रहा होगा, तो सही है। फर्दर 32 नंबर क्वेश्चन, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है। तो शेरशाह सूरी मार्ग GT रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड हम जानते हैं, ये बिहार से गुजरती है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को शेरशाह सूरी मार्ग कहा जाता है। 33 की बात करें कि भारतीय आर्थिक समीक्षा जो प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा किया जाता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। फर्दर आगे अगर हम बात करें 34 में, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। अभी तक आप लोग जन धन योजना के बारे में भूल गए होंगे। 13 में, 14 में, 15 में, 16 में। तो ये जो करी गई थी वो 13 में की गई थी, कि 14 में की गई थी, 2014 में। प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी। फर्दर आगे अगर हम बात करें कि आगा खां कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो आप आंसर सोच चुके होंगे, आगा खां खेल हॉकी से संबंधित है। अब आपको बताना है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ पे है, बेंगलुरु में है कि चंडीगढ़ में है कि देहरादून में है कि कानपुर में है। तो आंसर क्या होगा, कानपुर। अब नेक्स्ट वन क्वेश्चन से गौतम बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन है कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं रखता है, सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया कि पावापुरी। तो सारनाथ तो रखता ही है, कुशीनगर भी रखता है, बोधगया में तो उन्हें ज्ञान ही प्राप्त हुआ था। तो कौन नहीं रखता दोस्तों, पावापुरी। तो क्वेश्चन नहीं में पूछा है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, D नंबर।
38 में अगर हम बात करें तो कह रहा है महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासन काल में हुआ था? महेंद्र प्रथम, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम या नंदी वर्मन प्रथम? तो जो रथ मंदिर का निर्माण हुआ था किस में हुआ था? आप लोग सोच चुके होंगे, नरसिंह वर्मन प्रथम में हुआ था दोस्तों। बिहार में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? मगध विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय। याद आया कुछ? नहीं। तो चलिए ये दोनों हम आपको हिंट दे दिए। अब आप बताइए कौन हुआ था? अभी भी नहीं याद आया? चलिए पटना विश्वविद्यालय इसका आंसर है। कौन सा आंसर है दोस्तों? पटना विश्वविद्यालय इसका आंसर है। गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च किससे संबंधित है? स्वदेशी आंदोलन से संबंधित है दोस्तों, कि असहयोग आंदोलन से संबंधित है, कि सत्याग्रह आंदोलन से, खिलाफत आंदोलन? यानी कि आंदोलन इनमें से किन, दांडी मार्च जो था इनमें से किन आंदोलनों में शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। तो 40 नंबर का सी आंसर होगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय दांडी मार्च रिलेटेड है एक दूसरों से। नेक्स्ट वन है कि कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल को किसकी स्मृति में बनाया गया था? तो गांधी जी, राधा कृष्णन, विवेकानंद और महात्मा बुद्ध। ये विवेकानंद है, बी छूट गया थोड़ा, यहाँ पे लिख लीजिएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, विवेकानंद। 42 में अगर हम बात करें कि भारत की संविधान किसके अनुसार गठित की गई थी? साइमन आयोग के प्रस्ताव के हिसाब से, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के हिसाब से, या फिर माउंटबेटन योजना के हिसाब से, या फिर क्रिप्स मिशन? तो भारत में संविधान का गठन आपको पता होगा किसके हिसाब से करी गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के हिसाब से करी गई थी। साइमन आयोग तो बहुत पहले आया था। माउंटबेटन आयोग के हिसाब से क्या हुआ था? भारत का विभाजन हुआ था। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा, लोकमान्य तिलक के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा या मोहम्मद इकबाल के द्वारा? तो आंसर आप सोच चुके होंगे, लोकमान्य तिलक। नीचे कितना आपका मार्क्स आता है ये जरूर से बताइएगा। अष्टप्रधान किस मंत्रिपरिषद में थे? टीपू सुल्तान में थे, कि अकबर में थे, कि शिवाजी महाराज में थे, कृष्णदेव राय में थे? तो देखिए यहाँ पे अष्टप्रधान के बारे में कहा है, तो अष्टप्रधान जो थे वो शिवाजी में थे। इसमें 3 में था, अकबर में भी थे, कृष्णदेव राय में भी थे, ठीक है, और शिवाजी थे। तो यहाँ पे अष्टप्रधान जो है शिवाजी में थे, ठीक है। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। 44 का क्या हो जाएगा? सी। बाकी डिटेल्स आपको पता होगा, हम यहाँ पे डिटेल्स बता नहीं रहे क्योंकि आपका टेस्ट हो रहा है, तो टेस्ट में आप यहाँ पे एक एक करके आंसर करते जाइए। अंतिम रूप से जजिया कर, ये ध्यान देने वाली बात है, अंतिम रूप से जजिया कर किसने समाप्त किया था? तो अंतिम रूप से जजिया कर जो समाप्त किया था मोहम्मद शाह रंगीला ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद शाह रंगीला ने। 46 आप अपना क्वेश्चंस जितना भी बनाए होंगे वो नोट करके रखे होंगे, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर से कीजिएगा। 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बना। तो स्थापना किसने किया था ये आपको बताना है, ठीक है। तो आपको 46 का बताना है कि स्थापना किसने किया था। हाँ, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था, तो हम सोचे आप लोग को क्लियर कर देने, तो बाद में दिक्कत हो जाएगी। तो देखिए ये पहला जो है एनी बेसेंट के द्वारा इसको किया गया था, और बाद में यही जो है मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो हम लोग पढ़ते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो ये बाद में चल के बाद में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो इसका आंसर जो पूछ रहा 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने किया था। तो ये थोड़ा सा हम आपको क्लियर करने के लिए अभी पाउच करा था। फर्दर 47 में अगर हम बात करें तो सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व की स्थापना करा दिया, तो प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध दोनों तो हैं ही अब, लेकिन दोनों में कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको बताना है। तो आप आंसर अब तक सोच चुके होंगे 47 में, बताइए कौन सा है। तो इसका आंसर आप लोग मन में सोच चुके होंगे, बक्सर का युद्ध, ठीक है। प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में हुआ था, और इसके 7 साल बाद 1764 में हुआ था, और बक्सर के युद्ध से बाद ही अंग्रेज का हुआ पूर्ण रूप से प्रभुत्व क्या हुआ, स्थापित होता चला गया। फर्दर है किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना करी गई थी? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, बेंस्टर्ट, बेस्टे और वारेन हेस्टिंगस। तो आप आंसर बताइए। तो आंसर जो इसका होगा वारेन हेस्टिंगस के समय में भारत में पहली बार जो है प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी। पहली बार गलत से बोल दिए। अब 49 में क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोग का प्रतिशत सर्वाधिक है?
देखिए अनुसूचित जाति यहाँ पे पूछा, अनुसूचित जनजाति पूछता तो कोई और आंसर है, तो हम आपको हिंट दे दिए। तो इस तरह का क्वेश्चंस हम इसलिए डाले हैं एग्जाम में, थोड़ा 2-3 क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला, कि हर एक क्वेश्चंस को आपको अलर्ट रह के पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा वर्ड में क्या होगा, डिफरेंस होगा, और आप मध्य प्रदेश मान के चले जाइएगा तो ये आंसर गलत हो जाएगा। अनुसूचित जाति पूछा है तो ये जो है पंजाब में है, अगर जनजाति पूछता तब आंसर मध्य प्रदेश आता। तो आज का हमारा 50वां क्वेश्चन, तो ये एग्ज़ाम में ज़रूर से आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपका मार्क्स कितना आया। जैसे 41/49 या 50 भी लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन यहाँ पे हम नहीं बताए हैं, थोड़ा उसमें कन्फ्यूजन है, इसलिए बाद में हम उसको चेक करके नीचे कमेंट में पिन कर देंगे। तो अब कह रहा 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव, ठीक है, 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 21, ठीक है, 22 जो 12 से 16 जनवरी तक 2022 का हुआ था, वो कहाँ, सीधा सा आपको याद रखना कि 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ। तो 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो स्टार्ट हुआ वो पुडुचेरी में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? पुडुचेरी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम आपसे नीचे कुछ फीडबैक जानना चाहते हैं कि आपको ये सेट कैसा लगा। अगर अंतिम तक आए हैं तो ज़रूर से लिखिएगा, और इस तरह का सेट आप 4 दिन में हम लाना चाह रहे हैं। अगर नीचे अच्छा कमेंट आया तो हम 2 डेज में भी ला सकते हैं 50-50 क्वेश्चंस का, जो हम हर एक क्वेश्चंस को पढ़ के क्या करते हैं, बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन हम हर एक क्वेश्चंस को पहले रीड करते हैं कि ये क्वेश्चंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मतलब कि एग्जैक्टली क्वेश्चन। और बाकी जो ईडू संथान वाला जो टेस्ट सीरीज का डिस्कशन है, वो तो जैसे जैसे वो सेट आते जाएगा हम यहाँ पर डिस्कशन डालते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी से हमारे चैनल्स पे आप जुड़े रहिए। बिहार एसएससी का जब तक एग्ज़ाम होने वाला तब तक हम आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, और प्लस जो सिविल कोड का कलर का आने वाला उसका भी यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे। आजकल क्या हो गया, यूट्यूब चैनल्स में भीड़ बहुत हो गए हैं, तो कंटेंट मिलने में थोड़ा सा परेशानी हो रही है। तो इसी बात को ध्यान रखते हुए मैं फिर से एक्टिव हुआ हूँ। ठीक है, चैनल तो मेरे पास बहुत दिन से था, लेकिन मैं इस पर एक्टिव नहीं था। तो एक्टिव हमारा होने का मुख्य मुद्दा ये है कि थोड़ा उसमें मेहनत करके लोगों को कंटेंट दिया जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।